अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ बात करेंगे रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से, जिनके हालात बतदरीज कशीदा होते चले जा रहे हैं। ये सिचुएशन आज से नहीं है, बल्कि 2014 से इस क्राइसिस का आगाज़ हुआ है। लेकिन एट दिस स्पेसिफिक मोमेंट ये क्यों बढ़ाया जा रहा है, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, और इस खित्ते के लिए जहाँ पे रशिया सिचुएटेड है ऑब्वियसली, वो सारे का सारा खित्ता जो है, अगर वो इसकी लपेट में आता है तो उसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी, और स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान के लिए इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। आज के इस व्लॉग में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये हालात यहाँ तक क्यों पहुँचे हैं, और अब आगे जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है वो क्या है, और उसके लिए हमें किस हद तक प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास बुलाया गया, और उसमें ये चीज़ डिस्कस की गई जो मामलात यूक्रेन में कशीदा होते जा रहे हैं। ये आज से नहीं है, अगर आप हिस्टोरिकली देखते हैं तो 2014 से ऑनवर्ड्स ये इशू शुरू हो चुका है। 2014 में जब पहली मरतबा यूक्रेन का इशू बना, और वो इतना सीरियस हुआ कि क्राइमिया का जो इलाका है वो यूक्रेन से अलग होकर रशिया का हिस्सा बन गया। उसके बाद आपने ये भी देखा कि रशिया को G7 जो ग्रुप हुआ, G8 हुआ करता था, उसमें से रशिया को एक्सपेल कर दिया गया। फिर ये भी कोशिश की गई कि रशिया को वापस बुलाया जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। अब ये जो सिचुएशन है ये हमें नज़र आ रही है अक्टूबर से, यानी अक्टूबर 2021 में पहली मरतबा जो रशियन डिप्लोमेट्स नेटो में काम करने वाले हैं उनको वापस भेज दिया गया था। और उस वक्त से यानी 2014 से ऑनवर्ड्स जो नेटो फोर्सेस का मिलिट्री बिल्डअप है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो बतदरीज जारी है। और रशिया मुसलसल ये कह रहा है कि ये उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इस वजह से है कि ये तमाम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं ये रशिया के बॉर्डर पे है, और यहाँ से उनको रशिया को बड़ी आसानी से हिट किया जा सकता है। सो ये ऑलरेडी एक, आप यूँ कह सकते हैं कि एग्रीड अपॉन, बोथ पार्टीज एग्रीड अपॉन दिस थिंग कि यहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप नेटो का नहीं होगा। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि 14 से ऑनवर्ड्स रशिया पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगा के नेटो का जो बिल्डअप है वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्पेसिफ़िकली इस टाइम पर ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्या है। तो आप ये देख रहे हैं कि ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट्स की जो पावर है, चाहे हम मिलिट्री पावर की बात करते हैं या एक सुपर पावर होने की हैसियत से जो उसकी अथॉरिटी है उसकी बात करें, वो डिक्लाइन होती जा रही है। 3 जनवरी 2020 जनरल कासिम सुलेमानी की असैसिनेशन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के जो मिडल ईस्ट में सिचुएशन है वो आप सबके सामने है। यूनाइटेड स्टेट्स इज़ मच वीकर एज़ कम्पेयर टू व्हाट इट वाज। और इसी तरीके से अफ़गानिस्तान का मसला आपके सामने है कि अफ़गानिस्तान में किस तरीके से उनको एम्बेरसमेंट के साथ वहाँ से आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ फेलियर वहाँ से निकलना पड़ा। इसी तरीके से अगर आप चाइना की एग्जांपल लेते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ने साउथ चाइना सी में जो एफर्ट्स की, पैसिफिक ओशन में जो एफर्ट्स की, वो सब की सब चाइना के अगेंस्ट नाकाम हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग ट्रेड वॉर जिसका आगाज़ 2017 में किया गया था। उसमें भी अब जो स्टेटिस्टिक्स है उसके मुताबिक यूएस को ही उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, चाइना को नहीं हुआ। तो अब जो चीज़ रह जाती है वो क्या है कि अपने आप को उसी पावर पर वापस लाने के लिए, या कम से कम जो आपके एलाइज हैं उनके ट्रस्ट को बाकी रखने के लिए किसी न किसी मिलिट्री एडवेंचर की ज़रूरत है। और वो मिलिट्री एडवेंचर ईरान के केस में नहीं हो सकता, कोशिश की गई, नाकाम हो गया। चाइना के केस में कोशिश की गई, नाकाम हो गया। तो अब जो ऑप्शन आपके पास बचती है वो है रशिया। सेकेंडली, नेटो के हवाले से यूनाइटेड स्टेट्स का जो कंसर्न है ये भी आज का नहीं है। 2008 से लेके ऑनवर्ड्स बराक ओबामा को आपने बार बार देखा होगा कि उन्होंने कई मरतबा कहा कि नेटो को जो फंडिंग की जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से वो सबसे ज़्यादा है, और यूरोपियन कंट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं है। अलबत्ता अब जो हम सिचुएशन देख रहे हैं ब्रेग्जिट के बाद, वो ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ इंक्लूडिंग फ्रांस एंड जर्मनी वो नेटो के बारे में इतने कंसर्न ही नहीं है। उनका कहना, बल्कि फ्रांस ने तो यहाँ तक प्रपोज किया कि हमारी अपनी यूरोपियन अलायंस होनी चाहिए जो यूरोप के मफादात को देखे। इन एन इवेंट ऑफ वॉर विद रशिया, यूरोप क्योंकि वो उसी रीजन में आता है, तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हो सकता है वो तो यूरोप है। लिहाजा हमें अननेसेसरी जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है उससे बचना चाहिए, और हमारा अपना एक सेटअप होना चाहिए, अपना मिलिट्री बिल्डअप होना चाहिए जो यूरोपियन मफादात को देखे। इन तमाम सूरत हाल को जब आप मद्देनज़र रखते हैं तो समझ में आती है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो रिट्राइवल की एक एफर्ट है वो आपको नज़र आ रही है इन द केस ऑफ रशिया। अब इसका जो दूसरा पहलू है वो है एनर्जी सेक्टर। आप जानते हैं कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा चीज़ अफेक्ट हुई है वो एनर्जी सेक्टर है।
दो साल तक मुसलसल, 1 साल या 2 साल का जो अरसा लॉकडाउन रहा, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की अपनी अपनी पॉलिसीज़ पर डिपेंड करता है, उसमें ये वो फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ है। एनर्जी सेक्टर सबसे ज़्यादा हिट हुआ है, क्योंकि ना इंडस्ट्री आपके पास चल रही थी, ना ही ट्रांसपोर्टेशन थी, और इसी वजह से वो जो डिमांड और सप्लाई का गैप है, उसका नतीजा ये हमने देखा कि जब कोविड में कमी आना शुरू हुई ओमिक्रॉन से पहले, तो एकदम से उसकी डिमांड में इजाफा हो गया, और डिमांड में इजाफे की वजह से एनर्जी की जो प्राइसेस है, फॉसिल फ्यूल्स की प्राइसेस है, वो स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस आपके सामने आई, और सारी दुनिया में इसी तरीके से हुआ। इसकी वजह वही डिमांड और सप्लाई का गैप है जो हमें नज़र आ रहा था। अब अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं रशिया की और रशियन गैस की स्पेसिफिकली, तो रशिया इस वक्त यूरोप की जो 30% गैस सप्लाईज है वो रशिया से जा रही है, और कहाँ से होके जा रही है? थ्रू यूक्रेन। अब ये जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है यूक्रेन का, अगर इसके साथ आप प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं तो ऑब्वियसली यूरोप को उसमें आना पड़ेगा, यूरोप को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ देयर सर्वाइवल। और इसी से रिलेटेड एक मज़े की बात, आज से 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट बाइडन ने कतर के हवाले से ये कहा है कि कतर इज़ गोइंग टू बी अ मेजर नॉन नेटो एलाई। ये जो कतर को मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा दिया जा रहा है, ये जो यूएई की तरफ इंटरेस्ट उनका बढ़ रहा है, ये जो यूएई और इजराइल के आपस में कॉन्टैक्ट्स है, ये सब इसलिए है कि वो गैस की शॉर्टेज जो रशिया से जंग की सूरत में हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में हो सकती है, वो यूएई से पूरी की जा सके। लेकिन अब देखिए इसका फ्यूचर क्या होता है। अभी रिसेंटली रशिया की तरफ से जो है वो क्वेश्चनियर यूनाइटेड स्टेट्स भेजा गया था। यूनाइटेड स्टेट्स ने उसका एक डोजियर बना के रशिया को भेजा कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, वो कहते हैं कि जी हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन रशिया का क्लेम यही है कि हम 2014 से ऑनवर्ड सिर्फ एक चीज़ पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, और वो ये है कि आपका जो मिलिट्री बिल्डअप ईस्टर्न यूरोप में है इसको ख़त्म होना चाहिए, और इसका कोई जवाब यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से नहीं दिया गया। फिलहाल जो सिचुएशन परसिस्ट कर रही है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तक ये मामला जा चुका है। अब मुनासिब यही है कि इसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि अगर किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट इस रीजन में होता है तो वो पूरे के पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। ऑब्वियसली जो एंटी अमेरिकन पावर्स यहाँ पे मौजूद है, लाइक चाइना है, ईरान है, दे आर नॉट गोइंग टू सिट बैक। उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करना है, और ये कॉन्फ्लिक्ट इन 2 कंट्रीज़ से बढ़कर एक वाइडर रेंज में कंट्रीज़ को अफेक्ट करने वाला है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जैसे ही कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह ताला आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आपके क्वेश्चंस को एंटरटेन करने के लिए नीचे जो दिए गए लिंक्स हैं इनमें से किसी पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स में भी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।